हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर हमारी आज तक 103 क्लासेस हो चुकी है। आज ये हमारी क्लास नंबर है 104 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक न्यू टॉपिक जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पहले हम कंटिन्यूटी की बात कंप्लीट कर चुके हैं और कंटिन्यूटी के बाद में अब हमारे सिलेबस में जो पॉइंट मेंशन है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। आप सभी लोग जानते होंगे अभी हम कैलकुलस वाला जो पोर्शन है उसे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों आज बात करेंगे हम किसके ऊपर। तो आज देखिए लिमिट हमारा हो चुका है, मैंने बता दिया था, कंटिन्यूटी कंप्लीट हो चुका है और आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है डिफरेंशिएबिलिटी या हम कहते हैं डेरिवेबिलिटी। यानी कि आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये पता लगाने के लिए आप उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। अब ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं या जो डिफरेंशिएशन होता है इसकी हम पूरी जानकारी लेंगे और इसका मीनिंग समझेंगे कि आखिर में ये जो डिफरेंशिएशन वर्ड जो आ रहा है ये वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आप सबसे पहले टॉपिक डालिए दोस्तों अपनी बुक के अंदर, और सॉरी अपनी कॉपी के अंदर, और कॉपी के अंदर टॉपिक डालेंगे आप क्या, तो टॉपिक है हमारा डेरिवेबिलिटी। ठीक है, किसकी बात करेंगे, डेरिवेबिलिटी की बात करेंगे, यानी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने वाले हैं। अब दोस्तों जो डिफरेंशिएबिलिटी है ये वर्ड आता है हमारे किससे, तो ये वर्ड आया है डेरिवेटिव से। तो आखिर ये डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव, ठीक है। ये जो डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव्स के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है इसका फिजिकल मीनिंग, इसका क्या फिजिकल मीनिंग इसका क्या है, एक तो ये होता है, क्लियर है, क्या फिजिकल मीनिंग। और एक इसका होता है दोस्तों आपके ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो आखिर ये फिजिकल मीनिंग क्या है और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो फिजिकल मीनिंग का मतलब है कि ये एक इंस्टेंटेनियस रेट होती है किसी भी वन वेरिएबल के चेंज की विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। फिजिकल मीनिंग में आप क्या कहेंगे कि भाई जो डिफरेंशिएबिलिटी है इसका मतलब होता है कि ये एक इंस्टेंटेनियस रेट होती है, यानी किसी भी क्षण पर ये उसके चेंज होने की रेट है एक वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष। जबकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट प्रोवाइड इट एग्जिस्ट। ये कहता है कि ये किसी भी कर्व का किसी एक पॉइंट के ऊपर आपका स्लोप निकाल करके देता है। शर्त यह है कि उस पॉइंट के ऊपर उसका स्लोप एग्जिस्ट करता हो। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि डिफरेंशिएशन करने पर या डेरिवेटिव्स निकालने पर हमें स्लोप मिलता है, जबकि फिजिकल मीनिंग ये कहता है कि ये एक इंस्टेंटेनियस रेट होती है, ठीक है, एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे क्योंकि भाई आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप लिख लीजिए इसे, इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, ठीक है।
और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो आप लिखेंगे इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट प्रोवाइड्स, भाई प्रोवाइडेड कि वो एग्जिस्ट भी करता हो, तो प्रोवाइडेड इट एग्जिस्ट। समझ में आ गई बात। तो फिजिकल मीनिंग है इंस्टेंटेनियस रेट और ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ये एक स्लोप होता है टेंजेंट का एट एनी पॉइंट। समझ में आ गई बात। और आप सभी लोग जानते हैं कि टेंजेंट क्या होती है किसी भी कर्व के लिए, तो टेंजेंट होती है उसकी क्या दोस्तों, एक लिमिटिंग केस होता है सीकेंट का। सीकेंट जो होती है उसका अगर हम एक लिमिटिंग केस लेते हैं, जस्ट एक टच करने वाले लाइन मानते हैं, तो वो हो जाती है टेंजेंट। अगर 2 पॉइंट पर कट कर रही हो तो फिर आप उसे कह देते हैं क्या, सीकेंट कह देते हैं। समझ में आ गई बात। ये तो आप लोगों को केवल याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। तो आपका कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, उसके लिए क्या कंडीशन है वो हम लिखने जा रहे हैं। तो आप कंडीशन लिखेंगे कि अ फंक्शन मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स विल बी डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू ए पॉइंट कोई है इफ, और आई डबल एफ का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर एच डी का मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ए, फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी ए पॉइंट के राइट साइड का और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी पॉइंट पर लेफ्ट साइड का, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो आप कहेंगे कि कोई भी जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या डेरिवेबिलिटी रखता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो डिफरेंशिएबल क्या होता है या डेरिवेबल कोई फंक्शन है या नहीं है, कैसे पता लगाएंगे। आप उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए किसी एक पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर, और अगर वो एक फाइनाइट क्वांटिटी है तो आप कह देंगे कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। समझ में आ गई बात। चलिए अब बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट्स की, जो आप लोगों को नोट डाउन करने हैं, ठीक है। तो नोट पॉइंट करके आप लिखेंगे पहला पॉइंट, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच एग्जिस्ट। अगर ये आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, कौन सी लिमिट, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच, ये एग्जिस्ट कर रही हो, देन एफ ऑफ एक्स विल बी डेरिवेबल या डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू ए।
एंड लिमिट विल बी इक्वल टू एफ डैश ए। समझ में आ गई बात? तो आपका क्या है ये पॉइंट कि एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है, सॉरी एच टेंडिंग टू 0 है, और एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप इस एफ एक्स को डेरिवेबल कहेंगे एक्स इज इक्वल टू ए पर, और इसकी जो लिमिट की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आने वाली है वो आ जाएगी एफ डैश ए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए एग्जिस्ट, ठीक है, ये अगर आपका एग्जिस्ट कर रहा हो, अस्तित्व में हो, देन एफ ऑफ एक्स विल बी डेरिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड लिमिट विल बी इक्वल टू एफ डैश ए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि यदि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए है, और ये आपका एग्जिस्ट करता है, देन एफ एक्स जो है वो डेरिवेबल होगा यानी डिफरेंशिएबल होगा। कहाँ पर? x इज इक्वल टू ए पर, और लिमिट जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके? एफ डैश ए के। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट आगे की। तो यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम बात कर लेते हैं आगे की, और नेक्स्ट पॉइंट आपका याद रखने वाला है थर्ड कि इफ एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल, एफ एक्स जो है वो डेरिवेबल है, डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन एफ ऑफ एक्स मस्ट बी continuous एट एक्स इज इक्वल टू ए। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई फंक्शन अगर डेरिवेबल है एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, एक्स इज इक्वल टू ए एक पॉइंट है, वहाँ पर अगर आपका कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो ये फिक्स है, ये ज़रूरी है कि आपका उसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। समझ में आ गई बात? यानी डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो डेरिवेबल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई फंक्शन डेरिवेबल हो भी सकते हैं कंटिन्यूटी वाले और कोई नहीं भी हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर वो डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, अदरवाइज वो कभी डेरिवेबल हो ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये आप यहाँ चौथा पॉइंट लगा कर लिख सकते हैं कि अगर आपके डेरिवेबिलिटी है, किसी फंक्शन में डेरिवेबिलिटी अगर है, तो डेरिवेबिलिटी है तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा ही। कैसा होगा? कंटिन्यूअस भी होगा ही। और इसी के अंदर आप लिख सकते हैं अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डेरिवेबल हो। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपका, ये एक सेकेंड, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबिलिटी रखता है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा,
लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डेरिवेबल हो, ठीक है। मे और मे नॉट बी, ये बात आपको याद रखनी है। मे नॉट बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ में आ गई बात? क्लियर है? मतलब कोई फंक्शन डेरिवेबिलिटी रखता है तो वो कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूटी रखता है तो डेरिवेबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है फिफ्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट कहता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी पावर, मतलब आपके क्या हो दोस्तों, पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं? जिनकी पावर एक से ज़्यादा हो, ठीक है, 2, 3, 4, 5 ऐसे वाले, या फिर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, या फिर आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और आपके कौन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आ गई बात? कौन से फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और आपके कौन से? तो लॉगेरिथमिक फंक्शन। कौन से? लॉगेरिथमिक फंक्शन। और आपका रैशनल नंबर, ठीक है, और आपके इरेशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन। और सब आ गए ना? हाँ बिल्कुल। देखो भाई एक बार वापस देख लो, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगेरिथमिक और रेशनल और इरेशनल, ये सभी फंक्शंस जो है, दिस फंक्शंस आर डेरिवेबल। ये सभी डेरिवेबल होंगे इन देयर एक सेकेंड, इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन, यानी इनकी खुद की जो डोमेन होती है जिसके अंदर ये फंक्शंस आपके सभी डिफाइन है, उस डोमेन के अंदर अगर आप क्या निकालते हैं, उस डोमेन के अंदर आप इन सभी फंक्शंस को देखेंगे तो ये सभी के सभी फंक्शन डेरिवेबिलिटी शो करेंगे। कौन कौन? पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगेरिथमिक, रेशनल, इरेशनल। अब सर इनकी डोमेन क्या है? तो ये चीज़ें मैं आपको सेट रिलेशन फंक्शन वाला जो पीछे पढ़ाया जा चुका है इन सभी फंक्शंस के बारे में, वो आप जा कर के देखिए। 6th पॉइंट आ जाता है कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस, तो वो फंक्शन फिक्स है कि कैसा हो जाएगा? नॉन डेरिवेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नॉन डेरिवेबल हो जाएगा। लेकिन कोई फंक्शन नॉन डेरिवेबल है, कैसा है? नॉन डेरिवेबल है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फिक्स हो गया कि वो फंक्शन नॉन डेरिवेबल भी होगा, लेकिन कोई फंक्शन नॉन डेरिवेबल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस हो। वो डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है और वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, आप ये फिक्स नहीं कह सकते कि वो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? यहाँ तक की बातें आप सभी लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो चुकी होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब जो है हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के पॉइंट को नोट डाउन करने जा रहे हैं, और ये है हमारा पॉइंट नंबर 7। तो आप सबसे पहले लिखेंगे इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए एक पॉइंट है, उसके ऊपर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, वो है मान लो p। फिर आपने निकाला राइट हैंड डेरिवेटिव वहीं पर x इज इक्वल टू ए पर ही,
तो आपके आ जाता है Q। ठीक है, तो ये जो आपके P एंड Q है ये दोनों के दोनों फाइनाइट है। कैसे है? फाइनाइट है। समझ में आ गई बात? पहले तो ये याद रखेंगे। अब इसके अंदर भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि इफ P इज इक्वल टू Q, P इज इक्वल टू Q है, देन फंक्शन विल बी डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए पर वो डेरिवेबल होगा एंड ग्राफ जो उसका होगा, ग्राफ किसका? इसी फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स का, जिसका आप डेरिवेटिव्स निकालने जा रहे हैं, उसका विल बी स्मूथ। कैसा होगा वो? स्मूथ होगा इन नेचर। समझ में आ गई बात? वो नेचर के अंदर स्मूथ होगा। कहाँ पर? उस पॉइंट पर x इज इक्वल टू ए पर। यानी कि अगर आपके ग्राफ बनाए तो यहाँ देख लो आप, ऐसे इस टाइप का ग्राफ बनेगा। कहने का मतलब ये है, ये देख लो, ये देख लो, x इज इक्वल टू ए और ये आ जाएगा f ऑफ a। तो कहने का पॉइंट क्या था यहाँ पर, आप सुन लीजिए पहले, कि अगर p इज इक्वल टू क्यू हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों की वैल्यू आपके पास फाइनाइट आ जाए, p और q है मान लीजिए फाइनाइट वैल्यू जो दे रखी है। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू आपको। अब पहली कंडीशन है कि दोनों फाइनाइट वैल्यू जो p और q है वो इक्वल हो जाए, तो आप ये कहेंगे कि दिस फंक्शन इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू a। और भाई ऑब्वियस सी बात है, जब लिमिट आपका डेरिवेटिव इक्वल आ गए तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, आपके डेरिवेबल है उस पॉइंट के ऊपर, और उस पॉइंट पर अगर वो डेरिवेबल है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो स्मूथ बनेगा उस ए पॉइंट के ऊपर। बस इतना सा इस पॉइंट में कहा गया है। और अगर दूसरी कंडीशन, इफ p इज नॉट इक्वल टू q, देन फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल। ऑब्वियस सी बात है, ये तो बता ही दिया है कि अगर आपके राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो वो नॉन डेरिवेबल हो जाएगा। कहाँ पर? उस पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर। बट ये जो फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस। अगर वो फंक्शन आपका जो है वो कंटिन्यूअस है उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर p और q की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, यानी एट a एंड, तो फिर आप क्या हो जाएगा आपका कि जो ग्राफ है आपके y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, विल हैव, उस ग्राफ के पास में शार्प, उसके पास में क्या होगा, एक शार्प जो है कॉर्नर बनेगा। क्या बनेगा? शार्प कॉर्नर बनेगा। और वो भी कहाँ पर? एट x इज इक्वल टू ए। तो कहने का मतलब अगर आपके p और q क्या हो जाए, इक्वल नहीं हो, तो वो नॉन डेरिवेबल हो गया। अब वो अगर नॉन डेरिवेबल है तो, लेकिन नॉन डेरिवेबल होने से उसकी कंटिन्यूटी का तो कुछ कह नहीं सकते, तो इसने बोला है कि वो कंटिन्यूअस है, चेक कर लिया उसने, तो नॉन डेरिवेबल है, लेकिन उस फंक्शन अगर वो कंटिन्यूअस हो तो फिर उसका जो ग्राफ बनेगा उसमें उस पॉइंट पर x बराबर a पर एक शार्प कॉर्नर बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका ऐसा बन जाए कि डेरिवेबल जो है वो इक्वल नहीं आ रहे हो तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसा। ये देखो, ये शार्प कॉर्नर आ गया। कहाँ पर? ये x इज इक्वल टू ए के ऊपर आपके शार्प कॉर्नर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ये जो मॉड x है आपका, वो कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस, बट
नॉन डेरिवेबल, और ये लेकिन क्या है, नॉन डेरिवेबल है। कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 0। ये कैसे पता चला, तो ये इसके ग्राफ से पता चल जाएगा सीधा सीधा। देखो ये हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, इसका ग्राफ कैसा बनता है, एक लाइन यहाँ और फिर दूसरा सीधी लाइन यहाँ। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, x इज इक्वल टू 0, ये है x कोऑर्डिनेट, ये है y कोऑर्डिनेट। ये ग्राफ किसका है, मॉड x का। तो आपने देखा कि मॉड x कंटिन्यूअस हो और नॉन डेरिवेबल हो अगर किसी पॉइंट पर, तो वहाँ शार्प पॉइंट बनता है। तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 पर शार्प पॉइंट बन रहा है। तो हम इसका ग्राफ देख करके ये कह सकते हैं कि मॉड x जो होता है वो x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होता है, लेकिन नॉन डेरिवेबल होता है उसी x इज इक्वल टू 0 पॉइंट के ऊपर। तो ये था आपका डिफरेंशिबिलिटी या डेरिवेबिलिटी क्या होती है और उससे संबंधित, उसकी बेसिक जानकारी से संबंधित आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने ये जो है डेरिवेबिलिटी की बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम अगली वीडियो के अंदर डेरिवेबिलिटी इन इंटरवल चेक करेंगे, और उसके बाद में जैसा कि मैंने कंटिन्यूटी में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और फार्मूला और क्वेश्चंस करवाए थे, वैसे ही हम इसी डिफरेंशिबिलिटी के भी क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट और भी कुछ होंगे वो लिखवा करके अपन को डिफरेंशिबिलिटी निकालना सीखना है इंटरवल के अंदर। तो वो हम सीखेंगे और उसके बाद में आपका ये डिफरेंशिबिलिटी टॉपिक भी हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक वगैरह, एक्सपोनेंशियल वगैरह जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये डिफरेंशिबिलिटी के ऊपर पूरा एक छोटा सा आज का लेक्चर आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इस क्लासेस को दोस्तों फ्री में जैसा कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कंटेंट आपको फ्री में कहीं पर भी यूट्यूब पर कोई नहीं देगा। आप चाहे पेड कोर्सेज अटेंड कर लें, आपको पता चल जाएगा कि पेड कोर्सेज में भी यही कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करके अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, या जो भी कमी हो उसको कमेंट करें, तो हम उस कमी को सुधार करके आप लोगों के लिए और भी बेहतर कंटेंट आप लोगों तक प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का, प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।